हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आई क्यू क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, ये है रेशो एंड प्रोपोर्शन की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी है वो पहले फर्स्ट क्लास देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने रेशो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक्स को समझाया है और सीट 1 के कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर लेते हैं पीडीएफ की। और पीडीएफ आपको दोस्तों इसकी मेरे टेलीग्राम चैनल आई क्यू क्लासेस ऑनलाइन 24x7 पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। दोस्तों, हमने कुछ क्वेश्चन किए हुए थे इसके, तो देख लेते हैं। हमने यहाँ 10 क्वेश्चन हो गए थे हमारे। ये है क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द मीन प्रोपोर्शनल between 1.2 and 3.2 and what and the third proportional of 5 and 3। ठीक है दोस्तों, देखिए पूछा गया है 1.8 और 3.2 के बीच मध्य अनुपात। ठीक है, मध्य अनुपात और 5 और 3 के तृतीय अनुपात में अंतर ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, पहले इसका निकालिए ये मध्य अनुपात, फिर इनका निकालिए तृतीय अनुपात और उन दोनों का अंतर आपको बता देना है। तो दोस्तों, पहले निकाल लेते हैं हम मध्य अनुपात। मध्य अनुपात कैसे निकलता है दोस्तों? मैंने आपको बताया था मध्य अनुपात में आपको अंडर रूट में रखना है दोनों चीज़ों को। तो 1.8 इंटू 3.2। अदरवाइज़ आप बेसिक से भी कर सकते हैं, वो मैंने बता दिया है आपको। लेकिन कोशिश करिए कि मतलब बेसिक को अवॉइड करिए और जहाँ तक हो सके इन चीज़ों को अपनाइए, ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कम समय में सॉल्व कर पाएँ। तो दोस्तों, यहाँ इसका कितना निकलेगा देखिए, फटाफट देख लेते हैं। अब आप ये तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, तो आप क्या करिए, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट हटेंगे तो दो नीचे जो जीरो लग चली जाएंगी। जब दो नीचे जीरो जाएंगी तो यहाँ बचेगा 18 और यहाँ बचेगा 32। तो 18 को लिख लीजिए 9 और 32 को कर देंगे 64, क्योंकि दो यहाँ से बचेगा। तो 32 का हो जाएगा कितना? 64। 32 दूनी 64 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों क्या हैं? वर्ग हैं। और नीचे कितना आ गया है? 100, क्योंकि एक जीरो यहाँ, एक पॉइंट यहाँ से हटा, एक पॉइंट यहाँ से हटा, तो इन दोनों की जीरो नीचे चली जाएगी। अब आप जब इनको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 9 का निकलेगा 3, 64 का निकलेगा 8 और 100 का निकलेगा 10। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 8 3 24, 24/10, 24/10, या हम कह सकते हैं 2.4। ठीक है, तो ये तो आया है इसका मध्य अनुपात। क्या आया है? मध्य अनुपात। ठीक है, अभी हमें निकालना है इन दोनों का 5 और 3 का तृतीय अनुपात निकालना है दोस्तों। 5 और 3 का तृतीय अनुपात निकालने के लिए जब आप तृतीय अनुपात या थर्ड प्रोपोर्शनल निकालते हैं, तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? बाद वाले को 2 बार गुना करके लिखना है, और जो पहला वाला है उसको बटे में लिख देना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 9, 3 तिया 9, 9/5। ठीक है, 9/5 को अगर आप पॉइंट में लिखेंगे तो कितना आएगा? देखिए दोस्तों, इसमें 2 की गुना कर लीजिए, नीचे 10 बन जाएगा, ऊपर कितना बन जाएगा? 18। ठीक है, तो 18 इसको 10 लिख सकते हैं, और 18/10 को कितना लिखेंगे हम? 1.8 लिखेंगे। ठीक है, तो 1.8 यहाँ से आ जाएगा। और इन दोनों का क्या पूछा था? अंतर पूछा था। तो 2.4 माइनस 1.8 कितना हो जाएगा दोस्तों? अंतर आएगा हमारा 0.6। कितना आ जाएगा? 0.6 अंतर होगा। ठीक है, 0.6 कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके दोस्तों, समझ में आ गया आपको? चलिए, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन ए प्रपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स इज 70। ठीक है, एंड दैट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स इज 3.5y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y इज़। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। किसी अनुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल कितना है? 70 है, तथा दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल कितना है? 3.5y है। ये y है, ये कुछ नहीं है, इसको यहाँ से काट दीजिए। 3.5y है, तो y के मान की गणना करें। y के मान की आपको गणना करनी है। तो दोस्तों आप यहाँ क्या क्या करेंगे? इसमें दिया है पहले और चौथे का। देखिए, मैंने आपको बताया था अगर कोई चीज़, कोई रेशो है, अनुपात है, सॉरी प्रोपोर्शन है, उसमें आपको दे दे कि P/Q/R रेशो
ठीक है, इस तरह का दिया है। तो ये पहला और ये चौथा, तो पहले चौथे की गुना होती है हमेशा और अंदर वालों की गुना होती है, ठीक है, दूसरे और तीसरे की गुना होती है। तो बस यही चीज़ इसमें दी गई है, यानी कि पहले और चौथे का जो गुणनफल दिया गया है वो 70 दिया गया है, यानी कि PS जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 70 दिया गया है। अंदर वालों का यानी कि दूसरे और तीसरे का जो गुणनफल दिया गया है वो 3.5y दिया गया है, यानी कि क्यू आर का गुणनफल कितना दिया गया है, 3.5y। क्यू आर का गुणनफल दिया गया है 3.5y। और दोस्तों इनका जो गुणनफल होता है, यानी कि ये जो होता है PS वो बराबर होता है क्यू आर के, ये होता है बराबर, ठीक है। जब ये बराबर होता है तो आपको इन दोनों को बराबर रख लेना है। तो यहाँ से आपको 3.5y बराबर मिलेगा कितना, 70। तो y की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 70/3.5, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, एक ज़ीरो ऊपर चली जाएगी, 35 दूनी होते हैं हमारे कितने, 70, और एक ज़ीरो बचेगी। तो y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 20 आंसर होगा, कितना होगा, 20। ओके दोस्तों, तो 20 यहाँ देख लेते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 103, 135, 110 एंड 144 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन द प्रोपोर्शन। देखिए दोस्तों, 4 नंबर दिए गए हैं, उनमें क्या नंबर हमें जोड़ना चाहिए ताकि वो जो है वो प्रोपोर्शन में हो जाए, ठीक है, समानुपात हो जाए। 103, 135, 115 और 144 में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जब इनको समानुपात में लाना है तो आपको बेसिक से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना है, सभी में सेम संख्या जोड़नी है। तो 103 मान लेते हैं, x जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो जब ये, एक सेकंड यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये 103 है, ठीक है। अभी ये अनुपात में नहीं है, चारों अनुपात में ऐसे लिख देता हूँ। 135 है ये संख्या, ये 110 है और ये 144 है। तो जब ये चार संख्या है, इनमें हम चारों में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, तो हमें पता है कि बाहर वालों का गुणनफल करेंगे तो वो अंदर वालों के गुणनफल के बराबर होगा। तो दोस्तों जब हम 103 में कुछ जोड़ते हैं, यानी कि हम ले लेते हैं 103 में हमने x जोड़ा, 103 + x, ठीक है, उसकी गुना किससे करेंगे हम, इसकी गुना बाहर वाले से होगी 144 से, 144 + x, ठीक है, वो बराबर किसके आएगा, 135 + x, ठीक है, और 110 + x के, इन दोनों के बराबर, इनके बराबर होगा, इनके गुणनफल के बराबर। बट दोस्तों अब यहाँ आपको देखना है कि या तो आप इनके गुणनफल करके द्विघात समीकरण बना के करिए तो वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ यहाँ आप आसानी से ऑप्शन पुट कर सकते हैं, और ऑप्शन अगर आप ऑप्शन टैली से करेंगे तो वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सारे ऑप्शन आप, अगर आपकी कैलकुलेशन सही है, आप दिमाग में अच्छे से कैलकुलेशन कर पाते हैं, तो दोस्तों आप ऑप्शन से ही करना इसको, अदरवाइज़ आप इसको करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों हम रख के देख लेते हैं, देखिए मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, उसका शायद ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। हम देख लेते हैं, नो रख के देखते हैं, अगर नो रख के राइट आंसर आ जाता है तो हम नो ही मान लेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ फिर और सबको चेक, अगर नहीं आता है तो फिर हम और चीज़ें चेक करके देखते हैं, यानी कि ऑप्शन कोई ना कोई तो ऑप्शन होगा ही इसमें से राइट, ठीक है दोस्तों। चलो हम 9 रख लेते हैं, 103 और 9 कितना होता है, 103 और 9 होता है 112, ठीक है, गुना 144 और 9 कितना होता है दोस्तों, 153, ठीक है, और 135 और 9 कितना हो जाएगा, 144, और 110 और 9 हो जाएगा 119। अब इन सब की गुना करनी है, तो दोस्तों पहले तो यूनिट डिजिट देख लीजिए, अगर यूनिट डिजिट ही सेम आ जाता है गुना का तो फिर वो सही है, 2 तिया 6 होता है और 9 चौक 36 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट तो यहाँ सही है। लेकिन हो सकता है कि यूनिट डिजिट सही है और बाकी गलत हो, क्योंकि हमें गुना नहीं करनी है, हमें गुना नहीं करनी है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ डिजिटल सम लगाएंगे। डिजिटल सम लगा लेते हैं, तो इसका डिजिटल सम आता है 4, इसका डिजिटल सम आता है 5 और 1 6 3 9, इसका 0 आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल भी डिजिटल सम कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं, 4 4 8 और 1 9, इसका 0 हो गया, और 0 में किसी की भी गुना करेंगे इसका 2 आएगा तो 0 ही आएगा। तो दोस्तों इनका डिजिटल सम बराबर हो गया। तो जब ये डिजिटल सम बराबर है तो ये संख्याएँ भी बराबर होगी, यानी कि जो हमने ऑप्शन 9 लिया था वो राइट आंसर है। ओके दोस्तों, अभी आप इनमें से कोई ऑप्शन और ऑप्शन रख के देखेंगे तो वो राइट आंसर नहीं होगा। जैसे मैं एक बार रख के देख लेता हूँ, 6 रख के देख लेते हैं दोस्तों। जब आप इसमें 6 रखेंगे तो 103 और 106, सॉरी 103 और 6 कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा, ठीक है, और 144 और 6 150 हो जाएगा, और 135 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 141 हो जाएगा, और 110 और 6 हो जाएगा 116, ठीक है। तो इसका डिजिटल सम 1 आएगा, इसका डिजिटल सम 6 आएगा, ठीक है। और
देखिए दोस्तों, आप यहीं से भी देख सकते हैं, यहाँ 0 आया हुआ है, यहाँ 9 है, तो यानी कि इसके गुणनफल में 0 तो आएगा ही आएगा एंड में, लेकिन 6 कम 6, यहाँ इसके गुणनफल में कितना आएगा, 6 आएगा यूनिट डिजिट। तो दोस्तों ये ऑप्शन राइट नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आप इनको फटाफट से देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी ही राइट आंसर होगा। एक्स बराबर यहाँ से आ जाएगा 9। ओके दोस्तों, यहाँ लिखेंगे सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई करता है इसको। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है, व्हेन x इज एडेड टू ईच ऑफ 9, 15, 21 एंड 31 द नंबर इज ऑब्टेन्ड आर इन प्रोपोर्शन, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द नंबर्स 3x - 2 एंड 5x + 4। यानी कि दोस्तों इन संख्याओं में, यानी कि जब x को 9, 15, 21 और 31 में प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो ये समानुपात में हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको संख्या 3x - 2 और 5x + 4 का मध्यानुपात बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आपको सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू तो मैंने बताया था आपको, पिछले क्वेश्चन की तरह ही निकालेंगे। दोस्तों यहाँ 9, 15, 21 और 31 है, तो बाहर वालों की बाहर गुना कर लेनी है, अंदर वालों की अंदर गुना कर लेनी है। ठीक है, तो 9 + x, ठीक है 9 + x आ जाएगा, x को जोड़ेंगे तभी तो समानुपात में होंगे। 9 + x गुना कितना, 31 + x, और वो बराबर होगा अंदर वालों के 15 + x और 21 + x। ठीक है दोस्तों, ये होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन से क्यों नहीं कर सकते हैं दोस्तों इसमें, क्योंकि इसमें जो आंसर है वो इन दोनों का मध्यानुपात दिया गया है। तो दोस्तों जो मध्यानुपात है, मध्यानुपात को तो हम इसमें नहीं ऐड कर सकते ना। तो दोस्तों अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसको बेसिक से ही करना पड़ेगा, और बेसिक से करने के लिए हमें इनकी इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, द्विघात समीकरण बनेगी इसमें। चलो देख लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 31 की 9 में गुणा करेंगे, तो 31 की 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 एकम 9 और 9 तिया 27, 279 आएगा। ठीक है, अब 9 की x में भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9x आएगा। अब x की 31 में करेंगे तो दोस्तों 31x आएगा, और x की x में करेंगे दोस्तों x² आएगा। ठीक है, ये इधर की मल्टीप्लाई हो गई। इधर की कर लेते हैं, 15 की 21 में करनी है दोस्तों, तो 15 एकम 15, 1 15 दिन 30 और 1 31, 315 आएगा। ठीक है, फिर 15 की x में कर लेते हैं तो 15x आ जाएगा। फिर x की 21 में करते हैं तो 21x आ जाएगा, और दोस्तों x की x में करेंगे तो x² आ जाएगा। ठीक है, अब x² से तो x² कैंसिल आउट हो जाएगा, और अभी यहाँ क्या बचेगा दोस्तों हमारा, यहाँ बचेगा देखिए 31 और 9 40x, 40x + 279 यहाँ बचा है, और यहाँ कितना बचा है दोस्तों, यहाँ बचा है 36x, हाँ 36x + 315 ये बचा हुआ है। तो दोस्तों x वाले इधर लेके चले जाते हैं, तो ये 40 में से 36 जाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 4x इधर बचेगा। उधर की बात कर लेते हैं, तो 315 में से 279 हमको घटाने हैं दोस्तों। 15 और 21 कितना होता है, 15 और 21 हो जाएगा हमारा 36 बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर कितना आया यहाँ से, x बराबर आएगा हमारा 9, 36/4 यानी कि 9 आएगा। x की वैल्यू आ गई है हमारी कितनी, 9। ठीक है दोस्तों, अब x की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा है उसने 3x - 2 और 5x + 4 इनका मध्यानुपात निकालना है। तो पहले इन संख्याओं को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों x की वैल्यू 9 रखेंगे, 9 तिया 27 - 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, और 9 पंजे 45 + 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 49 हो जाएगा। और जब आप इन दोनों का मध्यानुपात निकालेंगे दोस्तों, तो मध्यानुपात निकालने के लिए मध्यानुपात निकालेंगे तो वो क्या होगा, मध्यानुपात मैंने आपको बताया अंडर रूट के अंदर रख लीजिए 25 को और 49 को। दोस्तों जब 25 में से 5 निकल जाएगा, 49 में से 7 निकल जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 35। 35 इज़ द राइट आंसर, एंड 35 कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन ए। ओके दोस्तों, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 15 क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है, स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू सिट इन रो टू इक्वल नंबर ऑफ चेयर्स। ठीक है, इफ़ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीज्ड बाय 2 इन ईच रो, देन द नंबर ऑफ रोज डिक्रीजेज बाय 3। if number of student is increased by 4 in each row, then the number of rows decreases by 5. What is the number of student in the class?
ठीक है, अभी हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में क्या कहा गया है इसमें। दोस्तों हिंदी में देख लेते हैं, इसमें कहा गया है कि एक कक्षा के छात्रों को समान संख्या में कुर्सियों की पंक्तियों में बैठाया जाता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या में 2 की वृद्धि होती है तो पंक्तियों की संख्या में 3 की कमी हो जाती है, और यदि प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या में 4 की वृद्धि होती है तो फिर पंक्तियों की संख्या 5 से घट जाती है। तो दोस्तों कक्षा में छात्रों की हमें संख्या बतानी है। तो दोस्तों ऐसा है कि कुछ पंक्तियां हैं, ठीक है, और प्रत्येक पंक्ति में कुछ स्टूडेंट भी हैं। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि मान लिया पंक्तियां जो हैं, पंक्तियां इसे ले लेते हैं पहले, प्रत्येक पंक्ति में स्टूडेंट, प्रत्येक पंक्ति में छात्र। दोस्तों प्रत्येक पंक्ति में छात्र को मान लेते हैं x, और प्रत्येक पंक्ति में छात्र, और कुल पंक्तियां जो हैं, पंक्तियों की संख्या, यहाँ लिखता हूँ मैं पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या को मान लेते हैं y, ठीक है, y मान लेते हैं। तो दोस्तों अगर पंक्तियों की संख्या में प्रत्येक पंक्ति में छात्र से गुना कर दी जाए तो टोटल छात्र निकल जाएंगे, यानी कि कुल छात्र कितने होंगे हमारे दोस्तों, कुल छात्र होंगे x इंटू वाई, ठीक है, ये होंगे हमारे कुल छात्र। अभी उसने कुछ कंडीशंस दी हैं। कंडीशंस क्या दी हैं दोस्तों, कंडीशंस ये दी हैं, पहली कंडीशन ये है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए। देखिए दोस्तों क्योंकि कुल छात्र तो सेम ही रहेंगे तो इसी के बराबर हम कर लेते हैं, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में 2 की वृद्धि, यानी कि x प्लस 2, ठीक है। तो पंक्तियों की संख्या में 3 की कमी आ जाती है। प्रत्येक पंक्ति जो छात्र थे उनमें 2 की वृद्धि कर दी तो पंक्तियों में कितनी की कमी आ गई है, 3 की कमी आ गई है, ठीक है दोस्तों। तो एक इक्वेशन तो ये बनी यहाँ से, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम पहले। एक्स वाई बराबर, इसकी x में गुना करेंगे एक्स वाई आ जाएगा, और x की इसमें करेंगे माइनस के 3x आएगा, और ये प्लस के 2y आएगा जब 2 की करेंगे, और ये कितना आ जाएगा माइनस के 6। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों इधर चले जाएंगे तो ये 3x माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये कितना 6 बराबर 2y, ठीक है। इक्वेशन इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, इतना सही है। अभी दूसरी कंडीशन क्या है, देखिए दोस्तों दूसरी कंडीशन में भी जो कुल छात्र हैं वो तो सेम ही रहेंगे, तो कुल छात्र वही एक्स वाई के बराबर ले लेते हैं। दूसरी कंडीशन में दिया गए हैं कि यदि प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या को 4 वृद्धि कर दी जाती है तो पंक्तियों की संख्या 5 से घट जाती है, यानी कि अब की बार अगर हम x में 4 की वृद्धि कर दे हैं तो y से 5 कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ इसी को सोल्व कर लेते हैं थोड़ा, तो कितना सोल्व करके आएगा एक्स वाई, यहाँ से एक्स वाई और इसकी करेंगे तो माइनस के 5x और प्लस के 4y, और 5 चौक 20 माइनस के 20, ये हुई हमारी, सॉरी अभी इसको सोल्व करेंगे, इससे यहाँ से काट लेते हैं, ये 5x इधर आ जाएगा, 5x प्लस 20 बराबर 4y, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गई है। देखिए दोस्तों अब हमें x और y की अगर हमें वैल्यू चाहिए तो 2 इक्वेशन है हमारे पास, 2 ही वेरिएबल हैं, तो हम क्या कर लेते हैं पहले इसमें से कोई चीज़ बराबर कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये 4y है, तो इसे भी अगर मैं 4y बनाना चाहूँ तो इसमें पूरी में किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मुझे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वेशन क्या बनेगी, वो इक्वेशन बनेगी 6x, देखिए दोस्तों 6x और 6 दूनी 12 प्लस 12 बराबर 4y, ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी वो। इसे मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करते हैं तो इसे घटा लेते हैं इसमें से, तो कितना आ जाएगा, यहाँ तो बचेगा माइनस एक्स, यहाँ बचेगा प्लस के 8 बराबर कितना होगा दोस्तों 0, यानी कि इधर जाएगा तो x बराबर हमारी वैल्यू आ गई है 8। x की वैल्यू जब 8 है तो x की वैल्यू 8 किसी भी एक उसमें रख लीजिए, कोई भी इक्वेशन में। तो दोस्तों बताइए कौन से इक्वेशन में रखेंगे, हम रख लेते हैं पहली इक्वेशन में x बराबर 8, इक्वेशन 1 में रखने पर। जब दोस्तों इक्वेशन 1 में रखेंगे तो इक्वेशन 1 ये है, ठीक है। तो यहाँ 3 गुना 8 प्लस 6 बराबर 2y है, ये दिया गया है। तो 8 3 24, 24 6 30, तो दोस्तों 30 बराबर हो जाएगा हमारा 2y, और y बराबर आ जाएगा दोस्तों 15, कट के कितना आ जाएगा 15 आ गया। तो y की भी वैल्यू अब यहाँ से निकल गई है। दोस्तों कुल छात्र हमें बताने थे, तो कुल छात्र तो पहले दिए गए थे। कुल छात्र जो पूछा गया है वो क्या है, एक्स वाई कुल छात्र हैं, x की वैल्यू कितनी है 8 है, y की वैल्यू कितनी है 15 है, तो कुल छात्र हमारे कितने हो जाएंगे 120, ठीक है दोस्तों। 120 इज़ द राइट आंसर, एंड 120 कौन सा आंसर है आप देख सकते हैं, ऑप्शन डी राइट होगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों,
चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 हम देख लेते हैं। 16 में क्या कहा गया है? रुपी 12,936 इज़ डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट ए गेट्स 3/4 ऑफ बी प्लस सी एंड बी गेट्स 5/6 ऑफ ए प्लस सी। नाउ ए एंड बी गेव एक्स एंड वाई रुपी रेस्पेक्टिवली टू सी सच दैट शेयर ऑफ ईच इन बिकम्स इक्वल। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें कहा गया है 12,936 रुपये ए बी सी के बीच विभाजित किया जाता है, जैसे ए को बी प्लस सी का 3/4 और बी को ए प्लस सी का 5/6 हिस्सा मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे हम रेशो निकाल लेंगे इसका। अब ए और बी ने सी को क्रम से एक्स और वाई दिया ताकि प्रत्येक का हिस्सा बराबर हो जाए। ठीक है दोस्तों, यानी कि इन्होंने क्या कर दिया है, हिस्से को बराबर कर दिया है। तो जितना उन्होंने ए और बी ने दिया है सी को, उनके योग हमें बताना है, यानी कि एक्स और वाई का योग बताना है। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। 12,936 है ए और बी। पहले हम बनाते हैं रेशो। इसमें दिया गया है, देखिए दोस्तों, यहाँ एक चीज़ समझिए आप। ए को कितना मिला? ए को बी और सी का 3/4 मिला। तो ए बराबर बी प्लस सी का कितना है? 3/4 है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था, अगर बराबर की सिचुएशंस होती है तो जो जिसके बटे में होता है वही उसका रेशो भी होता है। तो दोस्तों बी प्लस सी के बटे में तो 4 है ही, यहाँ ये 3 एक्स्ट्रा है, तो ये नीचे चला जाएगा, ए के बटे में आ जाएगा। दोस्तों ये यहाँ से कितना हो जाएगा? A/3 हो जाएगा, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो ए और बी प्लस सी का जो रेशो होगा वो 3 और 4 होगा। यहाँ से जो रेशो मिला हमें वो मिला है किसका? A/B प्लस सी का जो रेशो है वो कितना है? 3/4 है। ठीक है, ये रेशो मिला। इसी तरह अगर आप निकालेंगे बी और, देखिए दोस्तों, बी और ए प्लस सी का, तो दोस्तों ए प्लस सी के बट्टे में आएगा कितना? 6। तो ए प्लस सी को 6 और बी को कितना मिलेगा? 5। यानी कि यहाँ जो रेशो बनेगा वो 5 और 6 बनेगा। ठीक है दोस्तों, अभी आप एक चीज़ समझिए कि यहाँ भी ए बी सी है 3 चीज़ें, यहाँ भी ए बी सी है 3 चीज़ें, तो क्या इनका योग बराबर नहीं होना चाहिए? दोस्तों अगर इनका योग हम देखते हैं तो 5 और 6 11, और इनका योग कितना है दोस्तों? इनका योग है 7, 4 3 7। तो योग हम बराबर कर लेते हैं। जब ये 7 है, इसका योग 7 है और इसका योग 11 है, तो बराबर करने के लिए इसमें हमें किसकी गुना करनी पड़ेगी? 11 की, और इसमें किसकी गुना करनी पड़ेगी? 7 की। तो जो गुना है वो इन दोनों में भी अलग अलग भी करनी पड़ेगी हमें, 7 की, और इन दोनों में भी हमें करनी पड़ेगी 11 की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब आप गुना करेंगे तो आपको मिलेगा कि ए जो आएगा वो 11 या 33 होगा। ऊपर आएगा 33, नीचे कितना आएगा? 11 चौक 44, नीचे आ गया 44। ठीक है, अभी यहाँ देखेंगे आप, बी कितना आएगा? 5 सत्ते 35 बटे ये हो जाएगा 42, 6 सत्ते 42। तो दोस्तों अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ए की वैल्यू हमारे पास 33 है, यहाँ से बी की वैल्यू 35 है, लेकिन सी की वैल्यू नहीं है। सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं हम दोस्तों। सी की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ए कितना था हमारा? 33 था, और ये 42 है। तो कितना है? 7 और 2 9। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें, सी की वैल्यू भी मिल जाएगी। सी की वैल्यू आएगी 42 माइनस 33 बराबर कितनी है? 9। ठीक है, तो ये वैल्यू है सी की। अब आपको देखना है टोटल। तो टोटल आप देख सकते हैं, टोटल तो ये वाला जो है 1177, ये भी टोटल है। ये या यहाँ से देख लीजिए, वो भी टोटल, ये 1177। ठीक है, या आप इनको अलग अलग भी निकाल के जोड़ेंगे, ए बी, ये वाला बी और ये वाला सी, जब इनको जोड़ेंगे तो वो सारा भी कितना आएगा? 77 ही आएगा। तो टोटल जो बना अब हमारा, टोटल बना है 77। बट आप एक बात बताइए, इसने कहा क्या है? इसने कहा है ए बी और सी के जो हिस्से हैं वो बाद में बराबर करने हैं, यानी कि तीनों को बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। तो टोटल है अब हमारा 77, तो 77/3 सबको मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप 77/3 करते हैं तो 77 3 से नहीं कटता है। तो आप इस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 3 की। तो जो टोटल होगा वो हमारा 77 गुना 3 हो जाएगा। टोटल 77 गुना 3 हो गया। तो दोस्तों जब आपने इसमें 3 की मल्टीप्लाई करी है तो ए बी सी के जो इंडिविजुअल वैल्यू होंगी, जो मतलब इनका अनुपात है, ये अनुपात ही तो आया ए बी सी का। इस अनुपात में भी देखिए दोस्तों, मैं लिख देता हूँ, ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो 33:35:9 आया। ठीक है, तो इसमें भी हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ टोटल में करी है ना। तो अब टोटल जो होगा, अब वो टोटल जो होगा 77 गुना 3 होगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? जो अनुपात होगा 99:105 और कितना? 27 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अब अनुपात आया, और जो टोटल है वो ये है।
अब आप एक बात बताइए, ये 77 गुना 3 है तो सबको कितना मिलेगा, 77 गुना 3/3 मिलेगा, यानी कि सबको 77 रुपये मिलने चाहिए। सबको कितने मिलने चाहिए, 77 मिलने चाहिए। तो दोस्तों जब सबको 77 मिलने चाहिए बराबर करने के लिए, यहाँ ए को तो 99 मिल गए हैं, 99 मिल गए हैं दोस्तों। इसके पास कितने एक्स्ट्रा हैं, इसके पास हैं 22 एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये अपने 22 देगा, ये अपने 22 किसको देगा, सी को देगा। ठीक है, यानी कि ये जो ए दे रहा था उसकी वैल्यू एक्स दी गई है, गिवन है, तो एक्स बराबर आ गया हमारा 22। और बी के पास कितने एक्स्ट्रा हैं दोस्तों, बी के पास हैं 77 से कितने एक्स्ट्रा, 77 और 23 कितना हो जाएगा, 23, 100 और 5, 23 आ जाएगा, 23 और 5 28। तो वाई की वैल्यू जो होगी वो होगी 28 होगी। ठीक है, क्योंकि वाई के पास 28 एक्स्ट्रा है तो वाई अपने 28 दे देगा। और दोस्तों ये और ये दोनों मिला के किसके पास जाने चाहिए, इसके पास जाने चाहिए, यानी कि 22 और 28 कितना होता है, 50 होता है, और 50 और 27 कितना होता है, 77 होता है। तो दोस्तों जो इसके पास कमी है वो 77 की है, सॉरी 50 की है, तो वो 50 इन दोनों ने दे दिया है इसको। और अब तीनों के हो गए हैं 77। इसमें से 99 में से घटाएंगे तो 22 77 आ जाएगा, 105 में से 28 घटाएंगे तो 77 आ जाएगा, और दोस्तों 27 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि तीनों के जो अनुपात है वो बराबर हो चुका है, सबकी राशि बराबर हो चुकी है। तो दोस्तों अभी हम देख लेते हैं कि अब उसने पूछा क्या गया है, उसने जो गिवन है वो 12,936 कुल राशि है। ठीक है, और पूछा है x प्लस वाई का मान। तो दोस्तों कुल राशि अब हमारी कितनी है, 77 प्लस 77 प्लस 77। ठीक है, इतनी है। ठीक है, तो ये जो कुल राशि है, कुल आएगी हमारी, कुल लिख लेता हूँ मैं, कुल कितनी है, यहाँ से ये अलग कर लेते हैं थोड़ा, या फिर 77 गुना 3 कर दीजिए, 77 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह लिख देता हूँ मैं, 77 प्लस 77 प्लस 77 बराबर आएगा 7 7 14 21, 7 दूनी 14, 7 21 22 23, 231 आ जाएगा दोस्तों। तो 231 पार्ट की जो वैल्यू दी गई है, 231 पार्ट की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 12,936। ठीक है, 12,936। और पूछा गया है दोस्तों हमसे, यहाँ पूछा गया है, देखिए दोस्तों मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, x प्लस वाई का मान याद कीजिए। तो दोस्तों x प्लस वाई क्या है, हमारा 50 पार्ट है। ठीक है, x प्लस वाई क्या है, देखिए x 22 देता है, y कितना देता है, 28 देता है, और 22 और 28 टोटल कितने होते हैं, 50 होते हैं। या यहाँ से भी देख सकते हैं कि c को टोटल कितने मिलते हैं, 50 मिलते हैं। तो दोस्तों 231 पार्ट की वैल्यू है हमारे पास, और हमें निकालनी है 50 पार्ट की वैल्यू। तो 12,936 बट्टे 231 करेंगे और गुना कर लेंगे 50 की। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों अगर आप इस कैलकुलेशन को करना चाहते हैं आसान, तो आप इसमें कर लीजिए 2 की गुना। जब आप इसमें 2 की गुना करेंगे तो नीचे 2 का भाग करिए, ये हो जाएगा 100, तो 2 जीरो आसानी से लग जाएंगे यहाँ। अब इस 2 से हम इसको काट लेते हैं। तो दोस्तों जब आप इसको काटेंगे 2 से, तो यहाँ आएगा 2 6 12, और यहाँ आएगा 2 चौका 8, 1 हो जाएगा, यहाँ 2 6 12 हो जाएगा, और 2 8 16, इतना आएगा। और बटे में देखिए दोस्तों गुना 100 कर लेता हूँ मैं यहाँ पहले ही, और 231 बचेगा यहाँ। अब देखिए 231 से काटेंगे हम इसको, तो 23 दूनी 46, 23 दिया 69, 69 ज़्यादा हो जाएगा, दूनी चलेगा, तो दूनी चलाएंगे तो 23 दूनी 46, यानी कि 462 आएगा। और 462 को जब 646 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 4, और यहाँ 14 से 6 गए 8, और यहाँ 5 से 184 बचेगा दोस्तों, 184। और इसमें ये 8 ले लेते हैं यहाँ, तो अब ये है 231, और 231 8 बार कटना चाहिए, देख लेते हैं 200, ये हो जाएगा 228 1600। ठीक है, और 30 अट्ठे हो जाएगा, या 1600, 3 अट्ठे 2400, हाँ उतना ही आएगा दोस्तों, 8 ही बार चलेगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा 8, और 8 और 100 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2800। तो दोस्तों ये होगा हमारा राइट आंसर, 2800। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन देख सकते हैं आप, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 2800। ओके दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें पूछा गया है कि द टोटल नंबर ऑफ मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रन वर्किंग इन अ फैक्ट्री इज़ 40। दे अर्न ₹1343 इन अ डे। इफ़ द टोटल वेजेस, वेजेस मजदूरी होती है, वेजेस ऑफ मैन टू दैट ऑफ वोमेन टू दैट ऑफ children is in the ratio of 35 26 18, and if the wages of a man, a woman
and a children are in the ratio of 7, 13 and 6, then how much does a child earn in a day। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 लोग जिनमें पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं के बीच 1343 रुपये की राशि वितरित की गई है। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को दी जाने वाली कुल राशि का अनुपात 35, 26 और 18 है। ठीक है। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे को दी जाने वाली राशि का अनुपात 7, 13 और 36 है। प्रत्येक बच्चे को रुपयों में कितना धन प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए, इसे कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो हम लिख लेते हैं। इसमें दिया गया है 40 लोग हैं, टोटल 40 हैं, और इसमें जो ये रेशो दिया गया है, ये दिया गया है वितरित की जाती है, यानी कि टोटल जो राशि है वो वितरित की जाती है इतने इतने के अनुपात में। यानी कि हम यहाँ लिख लेते हैं मेल, यहाँ लिख लेते हैं फीमेल, और यहाँ लिख लेते हैं चाइल्ड। तो मेल फीमेल चाइल्ड को जो ओवरऑल मिलते हैं वो 35, 26 और 18 ये मिलते हैं। किस में से? 1343 में से। तो दोस्तों अगर हम इससे जो निकालेंगे वो अलग अलग निकल सकता है कि 18 पार्ट की वैल्यू जिसकी भी पूछी गई है, अभी देख लेते हैं। इसमें और क्या चीज़ दी गई है, एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे, यानी कि प्रत्येक को अलग अलग जो राशि मिलती है वो दी गई है 7, 13 और 6। ठीक है, ये सब रेशो में है। तो प्रत्येक बच्चे को कितना धन प्राप्त होता है ये हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ आप देखिए, हम अगर इनकी टोटल की बात कर लेते हैं तो ये टोटल दिया गया है हमें 1343। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ दिया गया है 35, 35 और 26। दोस्तों कितना हो जाएगा? 61, 61 और 18 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 61 और 18, 79 हो जाएगा। तो 79 पार्ट की जो वैल्यू है वो हमें दी गई है 1343। ठीक है। तो दोस्तों हमें प्रत्येक बच्चे की बतानी है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि प्रत्येक बच्चे को कुल कितना मिला। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को कुल कितना मिला? 18 पार्ट मिला है। तो पहले 18 पार्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो दोस्तों एक पार्ट की वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो वो 1343 है, और 18 पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो आ जाएगा 1343 बटे 79, सॉरी यहाँ इसके बटे में 79 ही आएगा। एक पार्ट की निकालिए ना 79 और इंटू में 18, तो ये होगी एक पार्ट की वैल्यू, सॉरी 18 पार्ट की, यानी कि बच्चों को मिला हुआ कुल धन है ये। ठीक है, सभी बच्चों को, ये सभी बच्चों को मिला। लेकिन अभी हमें क्या करना है, बच्चों की संख्या निकालनी है कि टोटल बच्चों को कितना धन मिलेगा। दोस्तों उससे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, देखिए दोस्तों हम इनकी संख्या निकाल लेते हैं। हमें टोटल तो पता है 40 लोग हैं, लेकिन हमें इंडिविजुअल अलग अलग नहीं पता है कि कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं और कितने बच्चे हैं। तो आप एक बात बताइए, अगर सभी बच्चों को 18 रुपये मिलते हैं और वैसे एक बच्चे को 6 रुपये मिलते हैं तो कितने बच्चे हुए? यहाँ से 3 बच्चे हुए। ठीक है, क्योंकि 6 इसको डिवाइड करेंगे, 6 × 18, 3 बच्चे हुए। और महिलाओं की अगर हम बात कर लेते हैं तो महिलाओं को टोटल को 26 मिलते हैं, लेकिन एक महिला को 13 मिलते हैं। तो महिला कितनी हुई? महिला हुई हमारी 2 इधर से। और इसी तरह से हम पुरुष का निकाल लेंगे तो पुरुष कितने होंगे? 5 होंगे। ठीक है, बट ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ये है अनुपात, और इस अनुपात के अकॉर्डिंग 10 पार्ट ये टोटल होता है। 5, 2, 7 और 3, 10, यानी कि 10 पार्ट। और 10 पार्ट की वैल्यू ये दी गई है हमें 40। ये टोटल लोग दिए गए हैं 40, तो 10 पार्ट की वैल्यू 40 है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। और हमें बात करनी थी बच्चों के साथ, यानी कि डील हमें किसको करना है? बच्चों को। तो 3 पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चे कितने हैं? ओवरऑल बच्चे हैं हमारे 4 × 12, 4 × 3 लिख देता हूँ यहाँ 12। तो दोस्तों ये हो गया हमारा, अब इतने बच्चों में बंटने हैं और सभी बच्चों को तो इतने रुपए मिले हैं। और ये जो हैं प्रत्येक बच्चे को, एक बच्चे को पूछा गया ना, ये पूछा गया प्रत्येक बच्चे को। तो प्रत्येक बच्चे को निकालने के लिए हम 12 से और डिवाइड कर लेंगे इसको। देखिए दोस्तों मैंने इसलिए नहीं काटा है, यहाँ कैलकुलेशन अभी अपने आप ऑटोमेटिक आसानी से कट जाएगी। तो प्रत्येक बच्चे को कितने मिलेंगे? प्रत्येक बच्चे को दोस्तों मिलेंगे यहाँ 1343 × 18/79, और 12 से और डिवाइड कर देंगे इसको। तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी यहाँ आसान। देखिए 6 दूनी 12, 6 × 18, 9, ये तो कटेगा नहीं, 7, 9, 8 से काट लेते हैं, सॉरी इसको इससे काटते हैं। कितनी बार जाएगा? देखिए 8 दूनी 16, एक ही बार चलेगा। एक बार आप यहाँ चलाएंगे तो दोस्तों यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा आपका 14 में से 9 गए, 5 बचेंगे, और यहाँ बचेगा 12 में से 7 गए, 5 बचेंगे। फिर 3 उतारेंगे यहाँ, और अगर 8 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 8 सत्ते होता है 56, और 7 मतलब एक एक करके 7 कम हो जाएंगे, तो 560, 553 सत्ते चल जाएगा, 7, 9 सत्ते हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये 17 बार कटेगा, 17 तिया होते हैं, 17, 34, 17 तिया 51। ठीक है, 17 तिया आ गए हमारे 51, और 51/2, 51/2 होता है दोस्तों
25 दूनी 50 और 1.5 इतने रुपए मिलेंगे प्रत्येक बच्चे को, 25.5 रुपये। तो दोस्तों 25.5 रुपये आप देख सकते हैं, ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों इसको लास्ट करते हैं यहीं पे, ये 18 क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। ए सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ए बी एंड सी इन द रेशो ऑफ 9, 6 and 11. If A gives 500 from his share to C, the ratio of shares of A, B and C becomes 4, 3 and 6. What is the sum of the share of B and C in the beginning? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, एक धनराशि ए बी और सी 9, 6 और 11 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए अपने हिस्से के 500 रुपये सी को दे देता है तो ए बी सी के हिस्सों का अनुपात 4, 3, 6 हो जाता है। बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग कितना था? तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं हमें ए बी और सी, इनका जो अनुपात दिया गया था वो दिया गया था 9, 6 और 11। ठीक है, अब क्या हुआ कि ए ने अपने हिस्से से 500 रुपये सी को दे दिए। तो दोस्तों ए का हिस्सा बदलेगा क्योंकि ए ने दिए हैं, और सी का बदलेगा क्योंकि सी ने लिए हैं। तो ऐसा करने के बाद क्या रेशो बना हमारा? 4, 3 और 6। ठीक है, ये रेशो बना है। बट दोस्तों आप ये देखिए आप कि ए का चेंज होगा, एक ए ने दिए हैं, सी का चेंज होगा, सी ने लिए हैं। बी का तो चेंज नहीं होना चाहिए था, बी का तो सेम ही रहना चाहिए था। तो बी का क्यों चेंज हुआ? तो बी का सेम रखने के लिए हम बी को सेम कर लेते हैं। तो सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और 2 से मल्टीप्लाई इस पूरे में कर लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, जब आप इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो 6 था वो तो 6 ही रहेगा, बी का तो सेम है 6 का 6। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि 9 से यहाँ 8 हो गया, 9 से कितना हो गया? 8 हो गया। तो -1 क्योंकि इसने दिया है अपने से कुछ। ठीक है, और यहाँ 11 से 12 हो गया तो एक बढ़ा है। ठीक है, +1 हुआ है। तो दोस्तों क्योंकि इसने लिया है, और जो जितना लिया है, जितना इसने दिया है उतना ही इसने लिया है, यानी कि इसने एक पार्ट दिया है तो उसने एक पार्ट लिया है। और उस एक पार्ट की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? एक पार्ट की वैल्यू दी गई है आपको 500 रुपये। ठीक है, 500 ही रुपये तो ए ने सी को दिए हैं, तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से आ गई है 500 रुपये। अब ये जो स्टार्टिंग के रेशो हैं इसमें आप लगा सकते हैं कि बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग क्या है। तो बी और सी के आरंभिक हिस्से कितने हैं? 11 और 7। ठीक है, इनका योग बताना है। तो 11 और 6 पार्ट की वैल्यू बतानी है आपको, यानी कि 17 पार्ट की बतानी है। 17 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 गुना 500, क्योंकि एक पार्ट की दे रखी है। तो 17 पंजे कितना होता है दोस्तों? 85। 85 इज़ द राइट आंसर, 8500 राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए दोस्तों। अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक कर दीजिए, और अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।